जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम संवहन धारा सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे और आगे प्लेट विवर्तन के सिद्धांत इन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। तो वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया था। अगर महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की बात करें तो एक ऐसा सिद्धांत जो महाद्वीपों के विस्थापन के माध्यम से वर्तमान के महाद्वीपों और महासागरों की अवस्थिति का वर्णन करता है, उसे कहते हैं महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। तो इससे संबंधित अगर हम देखें, जो अफ्रीका महाद्वीप है और जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, इन दोनों के तटीय क्षेत्रों को देखें तो इन दोनों में अद्भुत आश्चर्यजनक साम्यता प्रदर्शित होता है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि ये अतीत में एक साथ जुड़े हुए थे। इससे संबंधित डच यानी कि नीदरलैंड के एक मानचित्रवेत्ता थे जिनका नाम था अब्राहम आर्टेलियस। उन्होंने सबसे पहले ये बात बताया कि अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के जो तट हैं उनको आपस में जोड़ा जा सकता है, मिल सकते हैं वो। इसके अलावा कुछ और भी भूगोलवेत्ता रहे हैं जिन्होंने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत से संबंधित सिद्धांत दिए। उसमें से एक थे फ्रांसिस बेकन, एक थे पेलेग्रिनी करके हैं, पेलेग्रिनी, एक है स्नाइडर, एक हैं टेलर। इन सारे लोगों ने भी महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत से संबंधित बातें कहीं, लेकिन उन सब में सबसे ज़्यादा सही बात, सबसे ज़्यादा सटीक बात और सबसे व्याख्या के साथ में जिन्होंने दिया वो थे अल्फ्रेड वेगनर। इन्होंने कहा कि आज से 30 करोड़ साल पहले पूरा जो महाद्वीप है वो आपस में जुड़े हुए थे कार्बोनिफेरस युग में, जिसे उन्होंने पैंजिया नाम दिया था, पैंजिया। तो ये पूरा पृथ्वी है, यहाँ पर सारा पैंजिया इकट्ठा हुआ है, तो ये हो गया पैंजिया और बाकी सारा हो गया पैंथालासा। लेकिन 18 से 20 करोड़ साल पहले यानी कि जुरैसिक कल्प में इस पैंथालासा में आंतरिक हलचल, आंतरिक उथल पुथल और संवहनी धारा, या हम कह सकते हैं कि उत्प्लावक बल के कारण, गुरुत्वीय बल के कारण, सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण बल के कारण इसमें टूटन हो गया। तो दो प्रकार के बल इस पे कार्यरत हुए। पहला था गुरुत्वीय बल और उत्प्लावक बल। इन दो बलों के कारण से पैंजिया में विखंडन होकर के ये दो पार्ट्स में बट गया, विभिन्न भागों में बट गया। एक पार्ट जो ऊपर की ओर गया विभिन्न पार्टों में टूट गया, एक जो दक्षिण पार्ट में ही रह गया। जो ऊपर के सारे पार्ट हैं इनको कहा गया लॉरेशिया लैंड या फिर अंगारा लैंड, और जो सारे दक्षिण के हिस्से हैं उनको कहा गया गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड में या लॉरेशिया लैंड में नॉर्थ अमेरिका, ग्रीनलैंड, यूरेशिया ये सारे शामिल थे, जबकि गोंडवाना लैंड में दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, प्रायद्वीपीय भारत ये सारे शामिल थे। लेकिन एक दूसरा बल है जिसे कहते हैं सूर्य और चंद्रमा का आकर्षण बल। इन आकर्षण बलों के कारण अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड इसमें फिर से विखंडन हुआ, और विखंडन होकर के उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका जो है पश्चिम की ओर विस्थापित हुए, जिसके कारण से बीच में एक छिछले महासागर, एक गर्त का निर्माण हुआ जिसे कहा गया अटलांटिक महासागर। फिर प्रायद्वीपीय भारत जब दक्षिण अफ्रीका से टूट करके उत्तर की ओर, उत्तर पूर्व की ओर उत्प्लावित हो रहा था, तो यहाँ पे हिंद महासागर का निर्माण हुआ। ऐसे उत्तर में आर्कटिक महासागर का निर्माण हुआ और शेष सभी जल प्रशांत महासागर कहलाए। फिर उन्होंने इसी क्रम में पर्वत निर्माण, जो माउंटेन क्रिएशन है, पर्वत निर्माण की प्रक्रिया को भी इन्होंने समझाया, और उन्होंने कहा कि जब उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका पश्चिम की ओर उत्प्लावित हो रहे थे, गतिशील थे, तो इनका जो कॉन्टिनेंट है वो सियाल का बना हुआ है और जो ओशन है वो सीमा का बना हुआ है। तो सियाल का बना हुआ जो महाद्वीप है ये सीमा के बने हुए महासागर की जो तली है उसके अवरोध में आकर के यहाँ पे उत्तरी अमेरिका में रॉकीज पर्वत और दक्षिण अमेरिका में एंडेज पर्वत का निर्माण हुआ। इसी प्रकार से जब भारत, दक्षिण भारत का हिस्सा या प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा जब उत्तर पूर्व की ओर गतिशील हो रहा था, तो जो टेथिस सी का अवसाद था उसके संपीड़न के कारण से हिमालय पर्वत का निर्माण हो गया। इन्होंने अपने सिद्धांत के पक्ष में कुछ तर्क भी दिए,
जैसे कि 4 तर्क मुख्य रूप से दिए। उसमें से पहला ये यही है जिगसॉ थियरी, जिसको कहते हैं जिगसॉ थियरी। इसके अनुसार अफ्रीका महाद्वीप और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के तटीय क्षेत्रों को अगर देखें तो उसमें अद्भुत साम्यता दिखाई पड़ती है, उनको आपस में जोड़ा जा सकता है। इससे प्रतीत होता है कि ये अतीत में एक साथ में ही थे, जो कि बाद में अलग अलग हो गए। दूसरा जो ये तर्क देते हैं आपस में जुड़े होने का, वो है कि उसमें से जो दूसरा तर्क है, रुकिए मैं बताता हूँ, वो है रेडियोमेट्रिक विधि। रेडियोमेट्रिक जो मेथड है उसका तर्क दिए। उसके अनुसार अफ्रीका महाद्वीप का जो चट्टान है और जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का जो चट्टान है, उन दोनों के चट्टानों की आयु में समानता दिखाई पड़ती है। और यहाँ पश्चिम अफ्रीका का जो घाना प्रदेश है, यहाँ पे सोने के जो निक्षेप पाए जाते हैं, उसकी मूल चट्टान उत्तर पूर्वी दक्षिण अमेरिका के चट्टानों से मैच करती हैं। इसके आधार पर दोनों के अतीत में जोड़े होने का प्रमाण या साक्ष्य प्रतीत होता है। तीसरा, जैसे जब हिमनद प्रवाहित होते हैं तो वो अपने रास्ते में आने वाले चट्टानों को तोड़ देते हैं, जिससे कायांतरित शैलों का निर्माण होता है। उन कायांतरित शैलों को कहा जाता है टिलाइट। ये टिलाइट की जो क्वालिटी है, जो गुणधर्म है, जो विशेषताएं हैं, वो प्रायद्वीपीय भारत, मेडागास्कर, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, इन सब में जो टिलाइट पाए जाते हैं उन सब में एक प्रकार के एक समान विशेषताएं दिखाई पड़ती हैं, जिससे पता लगता है कि अतीत में ये सारे खंड आपस में जुड़े हुए थे और शीत कटिबंधीय प्रदेश में अवस्थित थे। फिर चौथा जीवाश्म से संबंधित साक्ष्य देते हैं, जिसमें एक वनस्पति है ग्लोसोप्टेरस, ग्लोसोप्टेरिस नाम का वनस्पति, और एक जीव है लेमोरिया जीव। तो ग्लोसोप्टेरस जो वनस्पति है, ये पूरा वही जो गोंडवाना लैंड के जो हिस्से वर्तमान में हैं वहाँ सब ये वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, ग्लोसोप्टेरिस। और एक है लेमोरिया जीव। लेमोरिया जीव जो कि पानी में रहता है, वो अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, इन सारे क्षेत्रों में पाया जाता है। तो इससे भी अतीत में एक साथ जोड़े होने के प्रमाण प्रतीत होते हैं। परंतु इनके सिद्धांत की आलोचना भी की जाती है 4-5 आधारों पर। एक आधार तो ये कि इन्होंने जो बल बताया कि गुरुत्वीय बल और उत्प्लावक बल के अधीन अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, ये अंगारा लैंड जो है उत्तर की ओर प्रवाहित हुआ और सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण बल के अधीन उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, पश्चिम की ओर प्रवाहित हुए। तो इसमें इतना बल नहीं हो सकता है जिसके कारण से महाद्वीप का महाद्वीप जो है विस्थापित हो जाए। तो ये बल का जो सिद्धांत है वो आलोचना का एक केंद्र बिंदु बनता है। दूसरा, ये इन्होंने कहा कि जो सारे खंड थे अंगारा लैंड वाले, वो सारे सारे उत्तर की ओर ही बहे, जबकि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप तो पूर्व में है, या जो अंटार्कटिक महाद्वीप है तो दक्षिण में है। फिर इन्होंने कहा कि फिर कालांतर में ये पश्चिम की ओर प्रवाहित हुए, जबकि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप तो पूर्व में है। फिर से देखें, इन्होंने कहा कि गुरुत्वीय बल और उत्प्लावक बल के अधीन जो खंड थे अंगारा लैंड के, वो उत्तर की ओर बहे। अगर उत्तर की ओर बहे तो अंटार्कटिक महाद्वीप ये दक्षिण में क्यों है। दूसरा, इन्होंने कहा था कि सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण बल के अधीन जो खंड हैं अंगारा लैंड के, गोंडवाना लैंड के, दोनों के, वो पश्चिम की ओर प्रवाहित हुए, जिससे नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट बने। परंतु ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप तो पूर्व में है। तो इन दोनों की व्याख्या हम कैसे करेंगे, तो ये एक आलोचना का बिंदु बन जाता है। फिर तीसरा, इन्होंने जो अपना सिद्धांत दिया उसका समय काल इन्होंने निश्चित नहीं किया कि ये सारी परिघटनाएं किस समय काल में हुई थी। हालांकि इन्होंने कहा कि कार्बोनिफेरस युग में सारे जुड़े हुए थे, पैंजिया काल में। फिर इन्होंने कहा कि 18 से 20 करोड़ साल पहले जुरासिक कल्प में दोनों में विखंडन हुआ, परंतु हर एक पूरा डिटेल में जो उसका समय काल है उसको इन्होंने नहीं बताया है। ये आलोचना का एक बिंदु है। तो 3 बिंदु ये हो गए। चौथा आलोचना का बिंदु अगर हम देखें तो इन्होंने कहा कि जो महाद्वीप हैं वो सियाल के बने हुए हैं और महासागर का जो बेसिन है वो सीमा का बना हुआ है। ये महाद्वीपों के विस्थापन का तो व्याख्या कर देते हैं, लेकिन महासागरों के निर्माण की व्याख्या नहीं करते हैं। पर्वत निर्माण की व्याख्या भी कर दी है, लेकिन महासागरों के निर्माण की व्याख्या नहीं की। साथ ही
इन्होंने कहा कि जो पांचवा जो आलोचना का बिंदु है वो ये कि जो महाद्वीप हैं वो सियाल के बेस पर हैं, जबकि सियाल के बने हुए हैं, जबकि महासागरीय बेसिन जो है वो सीमा के ऊपर तैर रहे हैं। मतलब जो महाद्वीप हैं, सियाल का बना हुआ महाद्वीप, वो सीमा के बने हुए उसके ऊपर तैर रहे हैं। लेकिन बाद में इन्होंने कहा कि सीमा के अवरोध के कारण ही रॉकीज और एंडीज का निर्माण हुआ। अगर ये तैर रहे थे इसके ऊपर तो सीमा की जो परत है वो अवरोध कैसे उत्पन्न कर दी। ये 5 इनके आलोचना के केंद्र बिंदु हैं। परंतु निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं या प्रासंगिकता इनके सिद्धांत की ये है कि इन्होंने बहुत सारे चीज़ों की व्याख्या करने का प्रयत्न किया और बाद में ये जो संवहन धारा सिद्धांत है, कन्वेक्शन करंट थ्योरी है, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत है, इन सबको एक गति मिली। अब आते हैं संवहन धारा सिद्धांत पर। वैगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की आलोचना का मुख्य कारण इस सिद्धांत में प्रयुक्त बलों की अपर्याप्तता थे। 2 प्रकार के बल कहें, एक गुरुत्वीय बल और उत्प्लावक बल के अधीन अंगारा लैंड के विभिन्न हिस्से उत्तर की ओर गतिमान हुए, और दूसरा सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण बल या ज्वारीय बल के अधीन अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के विभिन्न हिस्से पश्चिम की ओर प्रवाहित हुए। तो ये जो बलों की सिद्धांत दिए उसमें अपर्याप्तता थे। सन 1930 में आर्थर होम्स महोदय ने संवहन धारा सिद्धांत प्रस्तुत किया। तो आर्थर होम्स ने 1930 में संवहन धारा का सिद्धांत प्रस्तुत किया और प्लेट महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत को प्रस्तुत किया था अल्फ्रेड वेगनर ने। लेकिन संवहनी धारा सिद्धांत प्रस्तुत किया 1930 में आर्थर होम्स ने। तो सन 1930 में आर्थर होम्स महोदय ने संवहन धारा सिद्धांत प्रस्तुत किया जो उन बलों की व्याख्या करता है जिसके द्वारा महाद्वीपों के विस्थापन पैंजिया निर्माण की परिघटना को अधिक तर्कपूर्ण तरीके से समझाया जा सकता है। सन 1930 में, फिर से सन 1930 में, कब? सन 1930 में आर्थर होम्स ने संवहन धारा सिद्धांत प्रस्तुत किया जो उन बलों की व्याख्या करता है जिसके द्वारा महाद्वीपों के विस्थापन पैंजिया निर्माण की परिघटना को अधिक तर्कपूर्ण तरीके से समझाया जा सकता है। इस सिद्धांत के अनुसार कोर मेंटल सीमा, जैसे ये क्रस्ट है, ये मेंटल है, ये कोर है, ये क्रस्ट, ये मेंटल, ये कोर। तो कोर मेंटल सीमा यानी ये जैसे कहा जाता है लेहमैन, मतलब जैसे कहा जाता है क्या कहते हैं उसको, विशर्ट करके कुछ है। जैसे ये कोनराड असंबद्धता, यहाँ मोहो असंबद्धता, रिपेटी असंबद्धता, ऐसे ये है विशर्ट असंबद्धता, एक नाम और है, 2 नाम मिल करके विशर्ट असंबद्धता, फिर यहाँ पे है लेहमैन असंबद्धता। तो ये 4-5 प्रकार की असंबद्धताएं हैं। तो जो ये विशर्ट वाली असंबद्धता है इसमें कोर मेंटल सीमा से चट्टानों के पिघलने से निर्मित मैग्मा ऊपरमुखी गति करता है। फिर से जो संवहनी धारा सिद्धांत है उसके अनुसार कोर मेंटल सीमा से, क्योंकि अगर ये देखें हम कोर, तो जो क्रस्ट है ये ठोस का बना हुआ है जो कि 30 किलोमीटर की मोटाई तक ये है। फिर मेंटल अगर देखें तो मेंटल का ऊपरी हिस्सा, ये पूरा मेंटल है लेकिन इसका जो ऊपरी हिस्सा है यानी कि 70 किलोमीटर मोटा हिस्सा, ये बना हुआ है एस्थनोस्फीयर का। मतलब माफ़ करिए, इसका हम ठोस और द्रव के हिसाब से अगर देखा जाए, जैसे ये है, तो 100 किलोमीटर का हिस्सा जो है ये ठोस है। फिर 100 से 200 किलोमीटर का हिस्सा जो है, इसको हम सही से बनाए थोड़ा, 100 किलोमीटर का हिस्सा ठोस है जिसे कहा जाता है स्थल मंडल। फिर 200 किलोमीटर के बीच का हिस्सा जो है वो सेमी ठोस है, अर्ध ठोस है, या हम कह लें प्लास्टिक अवस्था में है, जिसे कहा जाता है दुर्बलता मंडल यानी कि एस्थनोस्फीयर।
फिर 200 से लेकर के 2900 किलोमीटर तक का जो हिस्सा है वो है ठोस में, और 2900 से लेकर के 5150 किलोमीटर तक का जो हिस्सा है वो है द्रव में, और 5150 से लेकर के 6371 तक का जो हिस्सा है वो है ठोस में। तो संवहनी धारा सिद्धांत कहता है कि जो 2900 से लेकर के 5150 किलोमीटर के बीच में जो द्रव अवस्था वाला हिस्सा है, अनुसार कोर मेंटल सीमा से, यानी कोर ये है, मेंटल ये है, कोर ये है, तो इसकी जो सीमा है इसके नीचे यहाँ पे जो कि द्रव अवस्था में है, तो इस सिद्धांत के अनुसार कोर मेंटल सीमा से चट्टानों के पिघलने से निर्मित मैग्मा ऊपरी मुखी गति करता है, ऊपर की ओर आने का प्रयत्न करता है तथा स्थल मंडल के आधार से टकराता है, जिससे मैग्मा में क्षैतिज गति उत्पन्न होती है। जैसे ऊपर ये एक प्लेट है, स्थल मंडलीय प्लेट है, नीचे से मैग्मा ऊपरी मुखी गति करता है, कहाँ से? कोर मेंटल सीमा से ऊपरी मुखी गति करता है, जिससे कि जब इससे स्थल मंडल के आधार से टकराता है तो ये ऐसे क्षैतिज गति करता है, ऐसे इस ओर गति करने लगता है, क्योंकि ऊपर टकराया तो क्षैतिज गति करना शुरू कर देगा। तो फिर से इस सिद्धांत के अनुसार कोर मेंटल सीमा से चट्टानों के पिघलने से निर्मित मैग्मा ऊपर मुखी गति करता है तथा स्थल मंडल के आधार से टकराता है, जिससे मैग्मा में क्षैतिज गति उत्पन्न हो जाती है। क्षैतिज रूप में गति करता हुआ मैग्मा ठंडा और भारी होकर मेंटल में अवतलित होता है। क्षैतिज रूप में गति करता हुआ मैग्मा ठंडा और भारी होकर के, क्योंकि जब फैल जाएगा तो ठंडा हो जाएगा, और ठंडा हो जाएगा तो भारी हो जाएगा, और जब भारी हो जाएगा तो नीचे की ओर गति करेगा, यानी कि मेंटल की ओर अवतलित हो जाएगा, नीचे की ओर आ जाएगा, तथा पुनः गर्म होकर के आरोहित होने का प्रयत्न करता है। इस प्रकार समस्त मेंटल में मैग्मा की होने वाली चक्रीय गति, इस प्रकार समस्त मेंटल में मैग्मा की होने वाली चक्रीय गति, यानी कि ऊपर जाना, फैल जाना, फिर ठंडा होना, नीचे आना, गर्म होना, ऊपर आना, फैल जाना, ऐसे तो एक चक्र की भांति चलता रहता है। इसी को कहते हैं संवहन प्रवाह या फिर संवहन धारा। तो संवहन धारा या संवहन धारा का सिद्धांत, संवहन प्रवाह क्या होता है कि कोर मेंटल सीमा पर गर्म गलित मैग्मा गर्म होकर के ऊपरी मुखी गति करता है और स्थल मंडल के आधार से टकराता है, टकरा करके वो क्षैतिज रूप में फैल जाता है, जिससे ठंडा होकर के वो अवतलित होता है मेंटल में, नीचे मेंटल में आने के बाद पुनः गर्म होकर के ऊपरी मुखी गति करता है। इस प्रकार से धारा का एक चक्रीय प्रवाह उत्पन्न हो जाता है, जिसे संवहन धारा या संवहन प्रवाह कहा जाता है। यहाँ पे इसका फिगर बना हुआ है कि कोर मेंटल सीमा से ये ऊपर की ओर आया, यहाँ ऊपर की ओर गया, यहाँ ऊपर की ओर गया, यहाँ ऊपर की ओर गया, लेकिन फिर स्थल मंडल के आधार से टकराया और ये दोनों ओर फैल गया। यहाँ से ऊपर गया था तो यहाँ दोनों ओर फैल गया। फिर फैलने के बाद जब फैल जाएंगे तो ठंडा हो जाएंगे, ठंडा होंगे तो फिर से मेंटल की ओर ये अवतलित हो जाएंगे, नीचे की ओर उतर जाएंगे। इस प्रकार से एक चक्र का निर्माण हो जाता है, जिसे संवहन धारा या संवहन प्रवाह कहा जाता है। संवहन धाराओं की निम्नलिखित दो स्थितियां हो सकती हैं। पहली स्थिति क्या हो सकती है? किसी एक केंद्र से आरोहित होने वाला मैग्मा अपसारी संवहन धाराओं के लिए उत्तरदायी होता है। इसके अधीन पैंजिया के विखंडन को समझा जा सकता है। फिर से, किसी एक केंद्र से आरोहित होने वाला मैग्मा अपसारी संवहन धाराओं के लिए उत्तरदायी होता है। इसके अधीन पैंजिया के विखंडन को समझा जा सकता है। मतलब कि सपोज ये केंद्र है, कोर मेंटल सीमा, यहाँ से मैग्मा का ऊपरी मुखी प्रवाह हुआ। ऊपरी मुखी प्रवाह जब हुआ तो ये फैले, और जब फैलेंगे स्थल मंडल के आधार से टकरा करके दोनों ओर फैलेंगे, चारों ओर फैलेंगे भीतर ही भीतर, तो ये पैंजिया को विखंडित करने का प्रयास करेंगे। स्थल मंडल का ये हिस्सा इस ओर खिसकने का प्रयास करेगा इस संवहन धारा के अधीन, और इस संवहन धारा के अधीन स्थल मंडल का ये हिस्सा इस ओर खिसकने का प्रयास करेगा।
इससे हम पेंजिया के विखंडन को समझ सकते हैं कि पेंजिया का विखंडन इसलिए हुआ क्योंकि संवहनी धारा भीतर से आकर के उस पर क्षैतिज रूप में जब फैल रही थी तो इसको तोड़ने के लिए, भ्रंश बनाने के लिए, विखंडित करने के लिए उत्प्रेरित कर रही थी। तो ये है अपसारी संवहन धारा की एक बिंदु से जब ऊपरीमुखी गति करके स्थल मंडल के आधार से टकरा करके चारों ओर फैल जाता है क्षैतिज रूप में, फिर ठंडा होता है, नीचे आता है, तो इस प्रकार की अगर हो रही है तो इसे कहते हैं अपसारी संवहन धारा, यानी जब फैलता है तो अपसारी संवहन धारा। और दूसरा, जब विभिन्न केंद्रों से आरोहित होने वाला मैग्मा की क्षैतिज गति होती है तथा वह अवतलित होती है तो यह अभिसारी संवहन धारा का निर्माण करती है। जैसे सिंपल सा कि एक केंद्र ये है, यहाँ से उठा ऊपरीमुखी गति किया, यहाँ से उठा ऊपरीमुखी गति किया, फिर ये स्थल मंडल के आधार से टकरा करके क्षैतिज गति करेंगे तो ये इस ओर आएगा, ये इस ओर आएगा, ये वाला इस ओर भी जाएगा, इस ओर भी जाएगा, लेकिन इसका जो इस ओर आ रहा है और इसका जो इस ओर आ रहा है दोनों पास पास आ रहे हैं। यानी जब दो संवहनी धाराएं पास पास आएँ और फिर एक दूसरे से टकरा करके अवतलित होकर के फिर से मेंटल में जाएं तो इस परिघटना को कहा जाता है अभिसारी संवहन धारा। और जब एक ही बिंदु से आए, यहाँ से आया और दूर दूर फैल गया और पेंजिया को विखंडित करने का प्रयत्न कर रहा है तो इसे कहते हैं अपसारी संवहन धारा। तो संवहन धारा दो प्रकार की हो सकती हैं, अपसारी संवहन धारा और अभिसारी संवहन धारा। अपसारी संवहन धारा में संवहन धारा एक बिंदु से उठती है, स्थल मंडल के आधार से टकरा करके विभिन्न दिशाओं में फैल जाती हैं, जबकि अभिसारी संवहन धारा में विभिन्न केंद्रों से संवहन धाराएं ऊपरीमुखी गति करती हैं और दो संवहन धाराएं जब पास पास आती हैं तो इसे कहा जाता है अभिसारी संवहन धारा। इस आधार पर पेंजिया निर्माण तथा पर्वत निर्माण की प्रक्रिया को समझाया जा सकता है। तो अपसारी संवहन धारा से पेंजिया के विखंडन को समझाया जा सकता है, जबकि अभिसारी संवहन धारा से पेंजिया के निर्माण की, पेंजिया जब बना होगा तो आपस में जब जोड़े तो कैसे जोड़े, तो संवहन धाराओं की अभिसारी संवहन धाराओं के अधीन जुड़े होंगे। और पर्वत का निर्माण कैसे हुआ होगा कि जब दो प्लेटें आपस में टकराई होंगी तो बना होगा। तो दो प्लेटें टकराएंगी अगर अभिसारी संवहन धाराओं का प्रभाव होगा तो पर्वत का निर्माण और पेंजिया का निर्माण समझाया जा सकता है अभिसारी संवहन धारा से, जबकि पेंजिया का विखंडन और भ्रंश घाटियों का निर्माण समझाया जा सकता है अपसारी संवहन धाराओं से। कुछ विद्वानों के अनुसार संवहन धाराएं संपूर्ण मेंटल में न होकर केवल दुर्बलता मंडल में ही सक्रिय हैं। दुर्बलता मंडल में होता है कि क्रस्ट से नीचे और मेंटल के ऊपरी हिस्सा, जैसे ये हम इसको बनाएं, ये पूरा है अपना काट, मतलब पृथ्वी का एक हिस्सा हम निकाल लिए काट करके, तो 30 किलोमीटर तक होता है क्रस्ट और 29 किलोमीटर से लेकर के 2900 किलोमीटर तक होता है मेंटल। तो इस मेंटल का थोड़ा पतला हिस्सा यहाँ तक अगर ले लें, ये तो हो गया ठोस में, इसके नीचे जो हिस्सा है ये, जो कि 100 से 200 किलोमीटर के बीच पाया जाता है, यह है दुर्बलता मंडल। तो कुछ लोग कहते हैं कि 2900 से 5150 किलोमीटर के बीच में जो द्रव अवस्था में है, यहाँ से ऊपरमुखी गति ना करके दुर्बलता मंडल से ही ऊपरमुखी गति करता है और इसके आधार से टकराता है और फैलता है। तो कुछ विद्वानों के अनुसार संवहन धाराएं संपूर्ण मेंटल में न होकर केवल दुर्बलता मंडल में ही सक्रिय हैं। वैज्ञानिकों में इस बात की सहमति है कि संवहन धाराएं कोर मेंटल सीमा और दुर्बलता मंडल दोनों में ही सक्रिय होती हैं। इनमें केवल तीव्रता और चक्रीय गति के लूप के आकार का अंतर होता है। संवहन धाराओं के संदर्भ में भी कुछ आपत्तियां हैं। संवहन धाराओं की उत्पत्ति क्षेत्र के संबंध में विवाद है कि कहाँ से उत्पन्न होता है। इनकी तीव्रता में परिवर्तन होता रहता है तथा एक लंबे समय में इनकी दिशा में भी
परिवर्तन हो जाता है। वैज्ञानिक अभी इन विसंगतियों की सुनिश्चित व्याख्याएं नहीं कर पाए हैं। इसके बावजूद इस सिद्धांत द्वारा महाद्वीपों और महासागरों की गतियों को संतोषजनक व्याख्या की जा सकी है। फिर सागर नितल प्रसरण, या सागर नितल प्रसरण या अधस्तल प्रसरण, सी फ्लोर स्प्रेडिंग। तो इसे देखते हैं, ये इसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।